हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग इससे पहली कक्षाओं में आपका यूपी टेट का एसएसटी और ईवीएस में पूछे जाने वाले जो कुछ कॉमन टॉपिक्स थे उनको, और खास करके ईवीएस में पूछे जाने वाले आपके लगभग सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। चाहे उनमें पॉलिटी हो या ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो। ज्योग्राफी और पॉलिटी तो आपका एसएसटी में भी आती है, उसी हद तक जितना हमने यहाँ पढ़ा है उसी को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन करते रहे अपने सभी नोट्स का। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे आपका साइंस से पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के टेट में आए हों, क्योंकि आप लोग जानते हैं ईवीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम जैसा कि अभी तक कवर करते आए हैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से, उसी तरीके से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, और आपकी 3 से 4 विज्ञान की क्लास होगी और इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये मान के चलिए आपका सब कुछ कवर हो चुका है, बस साइंस का कुछ पोर्शन बाकी है, वो 2-3 क्लासेस में हम कवर कर लेंगे। इसी के साथ आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप बहुत अच्छे से पिछले सभी चीजों को रिवीजन करते रहे और आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर लगाकर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर अब आप कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से साइंस में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं उनके थ्रू उनको डिटेल्स में जानते हुए, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन दोनों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर फोकस करेंगे। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप बिना पढ़े कितना लगा पा रहे हैं ये भी आप समझ जाएंगे। तो ये यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा क्या है, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, क्या है? ऑप्शन ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास, ऑप्शन बी एकोर्निया कोर्सिपस जलकुंभी, या फिर सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसको दूब घास कहते हैं, या फिर लेंटाना कैमारा। तो आपको बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। आपके आसपास अगर कोई कहीं पानी भरा हुआ है, कोई समुद्र के जैसा है, ठीक है, जिसमें पानी रुका हुआ रहता है, जिसको तालाब बोलते हैं, तो अगर उसमें गंदा पानी है और वो लंबे समय तक रुका रहे तो आपने देखा होगा कि उसमें जलकुंभी पौधे उगाते हैं, उनके ऊपर फूल भी आते हैं सफेद रंग के, लगभग या पिंक से होते हैं थोड़े से, ठीक है, हरे हरे पत्ते इस प्रकार से, और उनके ऊपर ऐसे मतलब सुंदर से फूल भी आते हैं उनके ऊपर। लेकिन वो पैदावार में इतना ज्यादा फैलते हैं कि वो फिर आप कह सकते हैं उनको बंगाल का आतंक कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो पानी पर तैरते रहते हैं और पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की सारी ऑक्सीजन तो यही खींच लेते हैं, उन जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए नहीं बच पाते, वो मर जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा गया? बंगाल का आतंक कहा गया। किसको? जलकुंभी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जलकुंभी। तो एकोर्निया कोरेसिपस जलकुंभी, वाटर हाइकेनेटिक। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में, तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। और भारत में सबसे पहले बंगाल में
अपनी खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण इसको बाहर से लाया गया था। सबसे पहले बंगाल में लाया गया था, फिर भारत में इसे बंगाल का आतंक घोषित कर दिया गया। तो ये है इसका पूरा डिटेल्स। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हैं, ये भी आपका 2019 में पूछा गया पेपर है यूपी टेट में। वायरस के अजैविक होने का लक्षण बताइए। ठीक है, वायरस एक एबायोटिक है, अजैविक है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो क्योंकि दोस्तों इसमें से ऑप्शन चुनना है आपको, किस वजह से उसको अजैविक कहेंगे। ऑप्शन ए, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, क्या इस वजह से? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, यह प्रजनन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ये भी इसका रीजन नहीं है, कर सकता है ये। ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित, एकदम सही है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टल के रूप में हम वायरस को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये इसके अजैविक होने का एक लक्षण है। अब यहाँ पर देखिए, विषाणु से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको यही मिल जाएगी। यानी आप लोग अगर इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास व्याख्या के रूप में होंगी, आप समझेंगे इसको अच्छे से, तो आपके यहाँ से आसपास से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सारे खुद ब खुद कर ले जाएंगे। तो विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी माना जाता है, संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक होने के लक्षण कौन कौन से हैं, जैविक होने के लक्षण कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। तो विषाणु के अजैविक होने के लक्षण क्या है कि विषाणु को बड़े बड़े हम क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, निर्जीव पदार्थों की भांति हम इसको बोतल में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्रिस्टल में भी बदल ले, लेकिन फिर भी इसमें संक्रामक जो इसका प्रभाव है वो बना रहता है। आगे हम बात करेंगे इसके जैविक होने के लक्षण। तो वायरसों में माप यानी इनकी आकृति और संरचना के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति एक निश्चित और स्थायी होती है इनकी आकृति और संरचना। इसके साथ ही अगर बात करें, सजीव तंत्रों के संगठक में भाग लेने वाले ये पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका जैविक होने का लक्षण, अजैविक होने का लक्षण। आगे बढ़ते हैं, यूपी टेट 2019 में ही यहीं से क्वेश्चन बना था। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने की सहायता करते हैं या फलों को पकाने में सहायता करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उस पादप हार्मोन को क्या कहते हैं जो फल के पकने में मदद करता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन? बताओ कौन सा इनमें से ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करेगा? तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया, ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन कैसा पादप हार्मोन है, ये फलों को पकाने में मदद करता है। कौन? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। तो चलिए इसके बारे में अब हम जानेंगे और बाकी सभी पादप हार्मोनों के बारे में भी यहाँ हम समझ लेंगे, ताकि इससे अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप आगे गलत नहीं करेंगे। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, अब चलिए प्लांट्स हार्मोन देखेंगे किसका क्या काम है। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन पादप हार्मोन का क्या काम है? ये कोशिकाओं में दीर्घाकरण यानी उनको बढ़ने में मदद करता है। बिना निषेचन के फल निर्माण में मदद करता है। खरपतवार को नष्ट करने में मदद करता है। ये कार्य है ऑक्सिन हार्मोन के। ठीक है, एक तो हाइट इनको कोशिकाओं में दीर्घाकरण करेगा और निषेचन के बिना फल के निर्माण में मदद करेगा, खरपतवार को नष्ट करने में मदद करेगा। ये सभी कार्य हो गए। इसके बाद बात करते हैं जिब्रेलिन की। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, इसके साथ ही अनिषेक फलन में मदद करेगा। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करेगा कि बीज अंकुरित हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन अथवा फाइटोकाइनिन दोनों का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करने का। ठीक है, इन दोनों का साइटोकाइनिन फाइटोकाइनिन दोनों के नाम भी एक जैसे हैं और इनका कार्य भी सेम है, कोशिका विभाजन में सहायता करना। बात करें एब्सिसिक
अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है? ये पत्तों का विलग्न यानी पत्तियां जब बूढ़ी होकर झड़ जाती है वो कार्य इस हार्मोन का होता है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करना, आलू में कंद बनाना, ठीक है, ये इसके काम होते हैं। और फिर जो आपके एग्जाम में पूछा गया एथिलीन, तो ये क्या काम करेगा? कच्चे फलों को पकाने का, जैसे केला, आम, अंगूर आदि को शीघ्र पकाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे बात करते हैं फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन का कार्य होता है फूल खिलने में मदद करना। तो फ्लोरिजेन कैसा हार्मोन है? फूल खिलाने वाला हार्मोन है, फूल खिलने में मदद करता है। तो ये सारे हार्मोन्स के बारे में, जो प्लांट्स रिलेटेड हार्मोन्स है वो सारे आपने देख लिए। चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से और क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी जल्दी जल्दी से एक बार नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहले बात करें, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जो हार्मोन्स हमने अभी देखे, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि वृद्धि वर्धक है, यानी पौधे में वृद्धि को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? तो एक तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तीनों ही इसमें मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक हार्मोन का कार्य एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो ये तीनों ही मदद करते हैं, वृद्धि वर्धक हार्मोन है तीनों ही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक जो वृद्धि नहीं होने देता, ठीक है, वृद्धि को रोकता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये दोनों ही वृद्धि रोधक हार्मोन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात करें T4D, ये क्या है? T4D आपने सुना भी होगा कि खेतों में T4D का छिड़काव कर दो, 2,4-D है ना, 2,4-D का छिड़काव कर दो। क्यों? क्योंकि इससे जो खरपतवार होती है उनको नष्ट किया जाता है, ठीक है, खरपतवार को नष्ट किया जाता है, ये एक खरपतवार नाशी है। आगे चलते हैं। अगला है आपका फोर्थ, वन लाइनर की फॉर्म में इनको आप बहुत अच्छे से, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इन सबको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप पिछले सभी नोट्स का रिवीजन साथ साथ कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। और अगर नहीं कर रहे हैं, आप भूल चुके हैं उन चीज़ों को, तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा पढ़ाने का। आप उनका रिवीजन करते रहे ताकि आपको वो चीज़ें याद बनी रहे, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल है अगर आपको याद हो रही है। यहाँ हम देखेंगे कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त करता है, एपिकल डोमिनेंस को समाप्त करता है, वह है ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो स्टार्लिंग ने किया था 1906 में, ठीक है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था 1906 में। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन, तो प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन इंडोल एसिटिक अम्ल को कहते हैं, जिसको IAA से आप डिनोट करते हैं। क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके साथ ही और कौन सा है? इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, तो IBA IAA, इससे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेना, ठीक है। इंडोल दोनों में देखिए कुछ तो सेम ही है, इंडोल और अम्ल एक जगह एसिटिक है, एक जगह ब्यूटायरिक है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा। ये दो हार्मोन प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है। आगे बात करते हैं साइटोकाइनिन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो काइनेटिन और G18। बात करें बिना निषेचन के फलों का निर्माण होना क्या कहलाएगा? भाई बिना निषेचन के अगर फल बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है, तो अनिषेक फलन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें निषेचन नहीं हुआ है। अनिषेचक फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, केला। आप इनको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। इसके बारे में अगर क्योंकि मैं समझाने लगूँ तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, ये आपका एक एक चीज़ बिल्कुल खुल के समझानी पड़ेगी। तो यहाँ आप इनको ऐसे ही वन लाइनर की फॉर्म में इसको याद रखिएगा, 2-3 बार एक इसका रिवीजन कर लीजिएगा, अभी समय है आपके पास। आगे बात करते हैं कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने के लिए काम में लाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम रूप से पूछा गया है तो उसको हम कहेंगे इथेफॉन, ठीक है, इथेफॉन। तो ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम में लाया जाता है। आगे देखो, आगे आपका यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि स्वतंत्र रूप से, ठीक है,
स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है कौन सा? राइजोबियम या कोलेस्ट्रिडियम या विब्रियो या फिर एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम। इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में सबके। तो क्लास्ट्रीडियम 1 ग्राम पॉजिटिव रोड के आकार का बैक्टीरिया होता है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी योजकों जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और जबकि बात करें राइजोबियम की तो ये सहजीवी के रूप में कार्य करता है और ये किसमें पाया जाता है? ये पौधों की जो जड़ होती है उसमें जो गांठें होती है, जड़ों की गांठों में इसको पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, जैसे मटर के पौधों में और किसके? तो पौधों की जड़ों की गांठ में ये पाया जाता है। कौन? राइजोबैक्टीरियम। ठीक है, कौन सा? जल्दी से बताओ एक बार फिर से। राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें, ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं और इसके बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और इससे प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि पौधे क्या करते हैं? इसको अपने बिल्कुल अपघटन में इसका कार्य किया जाता है। तो जो ये जीवाणुओं की बात हमने की, ये क्या करेंगे? जो भी वायुमंडल में उपस्थित क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, उसको ग्रहण करेंगे और उसको नाइट्रेट के रूप में बदल देंगे जिससे फिर वो मिट्टी में चला जाएगा और मिट्टी से पौधे इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करके क्या करेंगे? अपनी वृद्धि करेंगे या जो भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए। यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पर बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है सभी जीवाणुओं की, कौन सा अवायवीय जीवाणु है, कौन सा वायवीय जीवाणु है, कौन सा सहजीवी है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल की अगर बात करें तो डीएनए तथा आरएनए दो प्रकार के होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। बात करते हैं डीएनए बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए तथा आरएनए। ठीक, इसके साथ ही डीएनए के द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, किसने ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। आगे बात करते हैं प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस, प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन क्या होता है? तो ये डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले सुगंधित हाइड्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? रिंग होते हैं। तो यही पूछा है इसमें कि प्यूरिन बेस के कौन कौन से हैं? तो एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों हैं।
ठीक है। इसी प्रकार pyrimidine बेस कौन से होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। आगे चलते हैं। वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में एक्स किरणों के आधार पर डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। वह कौन सा डीएनए है? तो बी डीएनए की बात की थी इन्होंने, अभी ऊपर हमने जाना था बी डीएनए के बारे में इन्होंने बातचीत की थी या इनके बारे में इसको बताया था। किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए, यही तो आपके 2019 वाले पेपर में पूछा गया था। किस डीएनए की संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिग जैग वाली होती है? तो जेड डीएनए की होती है। तो जिग जैग से जेड लिया और डीएनए आगे, तो टेढ़ी मेढ़ी कौन से की होगी? जेड डीएनए की। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अब हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले पौधों में रोग है कुछ, उनको देखते हैं कौन कौन से सूक्ष्म जीव से पौधों में कौन सा रोग होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। ठीक है, सिट्रस कैंकर रोग, नींबू में लगने वाला ये रोग है एक सिट्रस कैंकर। ये किसकी वजह से लगता है? तो जैंथ्रोमोनास सिट्री की वजह से लगता है। अच्छा, आपको क्या ये याद करना पड़ेगा पूरा? नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, तो सिट्रस आया है, नींबू का सिट्रस रोग किससे लगेगा? सिट्री से लगेगा। इस वजह से इसको डिनोट कर लेना, आप इसको याद रख लेना, सिट्री। ठीक है, जिसके लास्ट में आपको ये सिट्री लगा दिखे तो लगा देना नींबू का सिट्रस कैंकर रोग यही है, बाकी और किसी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आलू का रिंग स्पॉट, ठीक है, आलू में लगने वाला जो रोग है रिंग स्पॉट, ये किसकी कमी से या किस जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो जैंथोमोनास, ठीक है, सोलेन सीरम, जैंथोमोनास सोलेन सीरम, इससे होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? आलू का जो रिंग स्पॉट होता है सोलेन सीरम, ठीक है। अच्छा, किसी के फेस पर अगर कोई स्पॉट हो जाता है, कोई मार्क हो जाता है, ठीक है, रिंकल्स हो जाते हैं, तो उस पर कोई सीरम लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही गोरी गोरी त्वचा पर आलू की स्पॉट हो गया तो क्या लगानी पड़ेगी? सीरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी? जैंथोमोनास सीरम। ऐसे इसको याद रख लेना कुछ करके। आगे बात करते हैं धान का ब्लाइट रोग। ठीक है, धान में लगने वाला ब्लाइट रोग, ये किस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो ओराइजी। ठीक है, धान को क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। ओराइजी, ठीक है, राइसी या राइस जी, कुछ इस प्रकार से इसको याद रखिए। देखिए राइजी, राइस के जैसे यहाँ पर ये साउंड कर रहा है, ये लास्ट वाला आप लोग देखेंगे राइजी। ठीक है, तो राइस में लगने वाला कौन सा है? ओराइजी है। आलू का सैथिल रोग, तो आलू में लगने वाले रोगों के नाम में ये सीरम जरूर आता है। यहाँ देखिए सीरम, यहाँ देखिए सीरम, दोनों में है। स्पॉट वाला याद कर लीजिए, स्पॉट वाले में जैंथोमोनास था और बाकी जो दूसरा बचेगा सीरम वाला वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं का तेंदु रोग, तो तेंदु रोग गेहूं का कौन से जीवाणु के द्वारा? तो ट्रीटीसाई जीवाणु के कारण लगता है। कौन से? ट्रीटीसाई। ठीक है, ट्रीटीसाई, ये याद रख लेना। तेंदु रोग किससे लगेगा? ट्रीटीसाई से लगेगा। ये हो गया। अब वायरस से लगने वाले, वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? आलू का मोज़ेक रोग होता है, पोटैटो वायरस। तो ये तो नाम याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसके नाम में खुद पोटैटो वायरस आया हुआ है। ऐसे नाम होने चाहिए सबके, कम से कम याद रखने में भी तो आसानी हो बच्चों को। बंकी टॉप ऑफ बनाना, तो बनाना यानी केले में लगने वाला रोग है बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो बनाना वायरस, ये देखो कितना अच्छा इसका नाम साथ के साथ मैच कर गया। बताओ, आगे बात करते हैं तंबाकू मोज़ेक किस वायरस से होता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस से ही होता है। ये भी बड़ा आसान है, इसको इन तीनों में तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वही सेम आपको वायरस का नाम मिलेगा जो इनमें होने वाली बीमारी है। आगे चलते हैं, कवक द्वारा होने वाले रोग देखेंगे।
ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सा आपको करना है वो देख लीजिए, सारे करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो मैंने बताई ये तो आप सारे देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है याद रखने की। अब इसमें से और कौन कौन सा आपको करना है, इसमें से आपको अभी देखना है आलू का अंगमारी रोग। ठीक है, आलू का अंगमारी रोग, ये होगा शोले पिक्चर में क्या था, शायद शोले ही पिक्चर थी वो, जिसमें ठाकुर का हाथ कटा हुआ था। ठीक है, ठाकुर का एक अंग यानी उसका हाथ कटा हुआ था, कौन से पिक्चर में, शोले। मुझे ध्यान नहीं है क्या वो शोले ही थी, जो भी थी तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए, शोले पिक्चर में ठाकुर का एक अंग यानी उसका हाथ जो है वो कटा हुआ था। ठीक है, आलू का अंगमारी रोग शोले 9। और इसमें से आपको गेहूं का काला किट ये याद रख लेना है, गेहूं का काला किट। तो गेहूं वाले जो रोग है उसमें मैंने आपको बताया कि ट्रीटिसाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं गन्ने का लाल सड़न रोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका फाल्केटम, या इसको याद रख लीजिए पहले वाले वर्ड को, काले टोट्राइकम। ठीक है, काले टोट्राइकम। इसके साथ ही मूंगफली का टिक्का रोग, तो ये होता है परसोनेटा। ठीक है, परसोनेटा, मूंगफली का टिक्का रोग परसोनेटा। इसके अलावा आपको और क्या रखना है, मटर का श्वेत चूर्ण ये नहीं, धान की, हाँ ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, धान की भूरी पर्णचित्ती। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ओराइजी, इसमें भी ओराइजी आएगा। देखिए ये तो कितना सही है याद करने के लिए। ऊपर भी मैंने एक राइस से संबंधित बताया, उसमें भी राइजी लिखा हुआ आएगा आपके। ठीक है, आप पहचान कर लेंगे बड़े आसानी से। तो ये हो गया, इसमें क्या होता है, पत्तियां भूरी हो जाती है धान की। तो ये 1943 में बंगाल में अकाल का कारण बना था। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपके सभी जितने भी पादपों में लगने वाले क्या थे, रोग थे, उनको हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। ठीक है, पौधों में लगने वाले रोग, कौन से पौधों में कौन सा रोग होता है, इनको आप 1-2 बार देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। और जो मैंने आपको मार्क करके बताया है इनको जरूर कर लेना, बाकी चाहे आप छोड़ देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं में से कोई फंस जाएगा आपके एग्जाम में। तो इस क्लास में इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको इतना ही कवर कर लीजिए क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, और जितना करो उसको अच्छे से कवर कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में फिर सारा मिस हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। PDF के लिए आप ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इन क्लासेस की PDF शेयर कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, वंदे मातरम।